नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जब स्टेशन पर सामान बेचती उस बूढ़ी औरत को देखा तो लड़के को जोर का धक्का लगा, क्योंकि वह बुढ़िया उसकी दादी थी। करोड़ों की मालकिन आखिर कैसे यहाँ तक पहुंची, आइए जानते हैं आज की कहानी में। ऋषि जब शहर से वापस आया तो वह स्टेशन पर उस बुजुर्ग को देखकर भौचक्का रह गया। उसे देखकर ऋषि के हाथ से उसका सामान गिर गया और वह उस बुजुर्ग को देखकर चौंकता रह गया। आखिर कौन थी वह बुजुर्ग जिसे देखकर ऋषि इतना हक्का बक्का रह गया और उसे देखकर वह रोने लगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसके मन में हजारों सवाल हैं। आखिर क्यों और कैसे और कब ऐसा हो गया? मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं जब शहर से वापस आऊंगा तो आप मुझे इस हालत में मिलेंगी। इस कहानी को जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पहले। रश्मि जी और उनके पति रोहन और उनका बेटा ऋषि, यह तीनों अपने परिवार में बहुत खुशी खुशी रहते थे। रश्मि और रोहन के माता पिता अपने गांव वाले घर में रहा करते थे। रश्मि और रोहन दोनों अपने सास ससुर से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे। जब भी उनके सास ससुर गांव से शहर में रहने के लिए आते तो वह उन दोनों की खूब सेवा पानी किया करते थे। और उनका पोता ऋषि, वह भी अपने दादा दादी को बहुत प्यार करता था। गांव में वह दोनों खेती किया करते थे। खेतों की ताजा सब्जी और अनाज लेकर वह हर साल 6 महीने में आ जाया करते थे। तो जब भी वह गांव से शहर जाते तो रश्मि और रोहन उन दोनों की खातिरदारी बहुत अच्छे से किया करते थे। और वह जो ताज़ा ताज़ा सब्जियां लेकर शहर आते, वह उनको खाकर भी बहुत खुश हुआ करते थे कि इस शहर में रखा ही क्या है, गांव में देखो अपनी खेती बाड़ी और रोजाना ताज़ा ताज़ा सब्जियां खाने को मिलती हैं, जिससे शरीर और ज्यादा तंदुरुस्त और ताकतवर हो जाता है। अब ऋषि को ही देख लो, यहाँ शहर में रहकर वह कैसा ढांचे सा हो रहा है। उसके दादा दादी की यह बात सुनकर ऋषि बोला, दादी अभी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब देखना, तब मैं आप लोगों की कितनी सेवा करूंगा और आपको मैं कुछ काम नहीं करने दूंगा और हमेशा आप ही के साथ रहूंगा। मम्मी पापा के जैसे आप लोगों को गांव में नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों को भी अपने साथ यहीं रखूंगा या फिर आपके साथ मैं भी गांव में ही रहूंगा। उसकी यह बात सुनकर ऋषि के दादा दादी बहुत खुश हुए और उसके माता पिता उसकी इस बात पर हंसने लगे। अभी तो तू छोटा है, तो बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। जब बड़ा हो जाएगा ना, तब देखा जाएगा कि तू क्या करेगा। अभी तो जल्दी से तू बड़ा हो जा। और फिर सब लोग आपस में बातें करने लगे। ऋषि भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब उसकी पढ़ाई करने के लिए उसके माता पिता ने उसे दूसरे शहर भेज दिया था और उसके दादा दादी जो गांव में रहते थे, दिन पर दिन वह और भी ज्यादा बूढ़े हो रहे थे। दादा दादी दोनों से अब खेती का काम ज्यादा नहीं होता था, जिसकी वजह से वह लोग शहर अपने बच्चों के पास ना ही तो कुछ लेकर जा पाते थे और ना ही उन्हें खेती से आए हुए पैसे दे पाते थे, क्योंकि खेती उनसे ज्यादा अच्छे से होती ही नहीं थी और जितनी भी उनसे होती उससे वह लोग अपना खर्चा निकाल लेते थे। शुरू शुरू में तो सब ठीक था। साल डेढ़ साल
2 साल बेटे बहू ने कुछ नहीं कहा। उसकी बहू भी फिर अपने पति से कहने लगी, अब तो मम्मी पापा को बहुत समय हो गया है, बहुत समय से यहाँ आए भी नहीं हैं और ना ही उन्होंने कुछ भेजा है, ना ही उनकी कोई खैर खबर मिली है। क्यों ना हम ही लोग जाकर उन दोनों से मिलें और उनका हालचाल भी जान लें कि वह लोग कैसे हैं और आखिर इतने समय तक हम लोगों से मिलने क्यों नहीं आए। ऐसा कहकर दोनों ने सर हिलाया और अगले दिन दोनों निकल पड़े अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। वहां जाकर देखा तो ऋषि के दादा दादी की हालत ज्यादा ठीक नहीं थी और खेती भी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। अब उनका पुराना घर भी इतना अच्छा नहीं था, वह भी टूटा फूटा हो रहा था। जैसे ही उसकी पत्नी ने घर के अंदर पैर रखा, वह सब देखकर हैरान रह गई कि हमारा गांव में घर इतना बड़ा है, इसमें मम्मी पापा कैसे रहते हैं। क्यों ना तुम इन्हें भी हमारे साथ शहर ले चलो, हम लोग इनका ध्यान भी अच्छे से रख लेंगे और इन्हें किसी चीज़ की कोई चिंता भी नहीं होगी। वहाँ से वह लोग उन्हें अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे, लेकिन ऋषि के दादा दादी उनसे बोले, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी धरोहर की देखभाल कौन करेगा। यहाँ गांव में यह घर मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। मैं नहीं चाहता कि इसे कुछ भी हो या फिर यहाँ कोई ना रहे तो इस पर कोई कब्जा कर ले, क्योंकि गांव में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं। कोई ज़मीन खाली मिली नहीं कि उस पर कब्जा कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी भी कोई हड़प ले। और ऐसा कहकर उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। ऋषि के मम्मी पापा ने उन्हें बहुत समझाया, मनाया कि अच्छा ठीक है, आप लोग कुछ समय के लिए तो हमारे साथ शहर रहने के लिए चलिए। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम लोग खुद आपको यहाँ छोड़ जाएंगे और फिर आप यहाँ दोबारा से रहना शुरू कर देना। ऐसा कहकर वह दोनों उन दोनों को अपने साथ ले गए। ऋषि के मम्मी ने अपनी सास ससुर की सेवा बहुत अच्छे से की। उन्हें समय से खाना देना, शाम को घुमाने लेकर जाना और उनके रोजाना के सारे काम वह किया करते। वह उन्हें कभी भी किसी चीज़ की तकलीफ ना होने देते, क्योंकि रश्मि जब अपने गांव में गई थी तो उसकी नज़र उसके गांव वाले घर की ज़मीन पर पड़ गई थी। वह चाहती थी कि वह अगर इस घर को बेच दें तो उसका अच्छा दाम मिलेगा और उसके गांव के ही पास एयरपोर्ट आ रहा है तो उस ज़मीन की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। लेकिन यदि उसके सास ससुर वहाँ रहते तो वह ऐसा कुछ नहीं कर पाती और उसके चाहते हुए भी वे लोग उस घर को नहीं बेच पाए। उसने इस बारे में रोहन को तो कुछ नहीं बताया, लेकिन वह चाहती थी कि उसके सास ससुर वहीं रहें ताकि वह उस घर को आसानी से बेच सके। उसने अपने पति से इस बारे में बात की और रोहन को भी बताया। पहले तो रोहन ने साफ इनकार कर दिया कि वह मेरे दादा दादी की धरोहर है जिसे मम्मी पापा कभी भी बेचने के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन उसकी पत्नी के समझाने पर वह मान गया और घर बेचने के लिए तैयार हो गया। अब वह मौका ढूंढ रहे थे कि इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात करें, लेकिन जब उन्होंने इस बारे में उन दोनों बुजुर्गों को बताया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और वह उन पर गुस्सा करने लगे कि तुम दोनों ने अपने लालच के चलते ही हम दोनों को यहाँ बुलाया था ना, ताकि तुम उस घर को बेचकर पैसे बना सको। लेकिन हमारे जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम हमारी आंखों के सामने हमारे पिता की आखिरी निशानी को बेच दो। और अगर
तुम्हें हमें नहीं रखना है तो हमें हमारे गांव छोड़ आओ, हम दोनों अपना गुजारा कर लेंगे। तब बेटा बोला, अरे नहीं माँ पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो किसी के बहकावे में आकर ऐसी बातें करने लगी थी और मैं भी इसकी बातों में आ गया, जो अपनी ज़मीन को बेचने चल दिया। मुझे माफ़ कर देना और आप लोग यहीं पर रहना, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वह घर इंसानों के रहने के लायक नहीं है, सारा टूटा फूटा हुआ पड़ा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब तक आप लोग वहाँ कैसे रह रहे थे। ऐसे कहकर वह उनसे चिंता जताता हुआ बोला, आप लोग यहीं पर रहना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपनी बहू को बता देना या फिर मुझे बता देना जब मैं ऑफिस से घर आऊँ। ऐसा कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। अब उसकी पत्नी सोचने लगी कि इन दोनों बुढ़े बुढ़िया को कैसे उस घर को बेचने के लिए मनाया जाए, क्योंकि अगर मौका एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा और उस मौके की ज़मीन की इतनी अच्छी कीमत मिल रही है कि हमें फिर से मिले या ना मिले। ऐसा सोचकर वह कुछ योजना बनाने लगी कि ज़मीन को कैसे बेचा जाए या फिर उस घर को कैसे बेचा जाए, जिससे कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाए और वह अपने बेटे की भी पढ़ाई अच्छे से करवा सके। अब उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि वह धोखे से दोनों बुजुर्गों के सिग्नेचर प्रॉपर्टी के कागज़ों पर ले लेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उनके घर और खेत अपने नाम करवा लिए और उन दोनों बुजुर्गों को इस बारे में पता भी न चला। वह दोनों आराम से उन दोनों के साथ रह रहे थे और जब उनके बेटा बहू ने कुछ समय तक दोबारा उस घर को बेचने की बात नहीं की तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि लगता है हमारे बेटे बहू को समझ आ गया है कि उस घर को हम लोग बेचना नहीं चाहते, इसीलिए तो उन्होंने दोबारा हमारे सामने उस बात का कोई जिक्र नहीं किया है। ऐसा कहकर वह सुकून भरी सांस लेकर बोले, अच्छा है कि हमारे बेटे बहू औरों के बेटे बहू जैसे नहीं हैं, जो अपने ही माँ बाप को धोखा दे। वह लोग तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी आने वाले समय में वह हमें धोखा भी दे सकते हैं। कुछ समय बाद उनकी बहू का बर्ताव बदलने लगा। वह अपने सास ससुर को बोझ समझने लगी। अपने पति के जाने के बाद वह अपनी सास से कहती, माँ जी, यहाँ दिन भर पड़े पड़े बोर नहीं हो जाती हैं क्या? उठकर थोड़ा बहुत मेरा हाथ ही बंटवा दीजिए, घर का थोड़ा बहुत काम करवा दिया करें, जिससे मेरे भी काम करने में थोड़ी मदद हो जाए और आप भी पड़े पड़े बोर ना हो। वैसे भी हाथ पैर जितना चलते रहेंगे उतना ही अच्छा होता है। आपको आए हुए यहाँ कितना समय हो गया है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि लाओ अपनी बहू की थोड़ी बहुत मदद कर दी जाए। अब बेशर्मी से मुझे ही आपसे कहना पड़ रहा है। कहने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रिश्ते में तो आखिर आप मेरी सास ही लगती हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं, जब सास को ही नज़र नहीं आता कि कुछ कर ले, तो मुझे तो बेशर्मी से बोलना ही पड़ रहा है ना। उसकी यह बात सुनकर उसकी सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह उठकर उसका काम में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे वह अपनी सास से काम करवाना बढ़ाती ही जा रही थी। शुरू शुरू में तो वह हल्का फुल्का काम ही उनसे कराया करती, लेकिन दिन पर दिन वह उनसे घर का काम करवाना और बढ़ाती जा रही थी और हार कर उसने घर का सारा काम उनसे करवाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो यह बात उनके पति को जब पता चली कि उनकी पत्नी भी घर का काम करने में हाथ बटवाती है, तो उन्हें अच्छा लगा कि चलो ठीक है,
घर में बैठे बैठे बोर हो जाती होगी। बहू का थोड़ा हाथ बटा देगी तो अच्छा ही होगा, और बहू को भी अच्छा लगेगा कि उसकी सास उसका काम में हाथ बटाती है। लेकिन जब धीरे धीरे वह देखने लगे कि उनकी बहू सारा काम उन्हीं से कराती है और उनका ख्याल कुछ ज़्यादा ठीक से नहीं रखती है। एक दिन जब वह खाना खा रही थीं, तो उनकी बहू ने उन्हें खाने के लिए रोक दिया और यह बात उनके पति ने सुन ली कि उनकी बहू उनकी पत्नी को खाने के लिए भी टोक रही है। उन्हें यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जाकर अपने बेटे रोहन से इस बारे में बात की। अभी रोहन भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था, तो उसे यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया कि उसकी पत्नी उसकी माँ को खाना खाने के लिए भी टोक रही थी। और उसने जाकर अपनी पत्नी रश्मि से इस बारे में बात की और उससे कहने लगा कि तुमने आज माँ को खाना खाते समय क्यों टोका? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी माँ को खाने के लिए टोका? उसकी यह बात सुनकर रश्मि थोड़ी सी बौखला गई और बोली, मैं नहीं चाहती थी कि घर में बैठे बैठे माँ जी का वज़न बढ़े या फिर वज़न बढ़ने से उन्हें कोई भी बीमारी हो। इसीलिए मैं उनसे कह रही थी कि रात के वक्त हल्का खाना खाया करें, जिससे उनके शरीर पर चर्बी ना चढ़े और उन्हें आलतू फालतू की कोई बीमारी भी ना हो। और मैं तो कहती हूँ क्यों ना मैं कल से इन्हें अपने साथ सुबह सुबह घूमने के लिए ले जाया करूँगी, जिससे वह स्वस्थ रहें और सुबह सुबह ताज़ी हवा लेंगे तो उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होगी। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपने पति रोहन को फंसा लिया और अब वह जब भी कोई गलती किया करती या फिर अपने सास ससुर से बदतमीज़ी किया करती तो पहले ही अपने पति को फ़ोन करके उसकी सफाई भी दे दिया करती कि मैंने ऐसा इसलिए किया था, मैंने वैसा इसलिए किया था, ताकि रोहन भी उसकी बातों में आ जाए। और वास्तव में होता भी ऐसा ही था कि रोहन अपने माता पिता पर ध्यान न देकर अपनी पत्नी की बातों में आ जाया करता, जिससे वह दोनों बहुत दुखी हो गए और अपने गांव जाने के लिए उनसे कहने लगे। जब वह दोनों गांव जाने के लिए कहने लगे तो रोहन और रश्मि दोनों ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप दोनों हमारे साथ ही रहिए ना, यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? गांव में आखिर आप क्या ही करेंगे? ना वहाँ रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए कुछ और। अब तो आपकी खेती भी अच्छे से नहीं होती, तो आप अपना खर्चा पानी कैसे चलाएंगे? अब आपकी उम्र भी हो चली है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप यहीं हमारे साथ रहें और सुकून से अपना बचा कुचा जीवन जिएं। उनकी यह बात सुनकर वह दोनों भी सोचने लगे कि कहीं न कहीं तो उनकी बातें सच ही हैं। आखिर हम वहाँ जाकर क्या ही करेंगे? और वह वहाँ रुकने के लिए मान गए। लेकिन जैसे जैसे रश्मि के अत्याचार उन पर बढ़ते जा रहे थे, एक दिन वह दोनों उन्हें बिना बताए अपने गांव वाले घर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनका घर तोड़ दिया गया है और वहां पर नया मकान बन रहा है। वह जाकर उन लोगों से पूछने लगे कि यह लोग कौन हैं और हमारे घर में यह क्या कर रहे हैं? इन्होंने किससे पूछकर हमारा घर तोड़ दिया? उनकी यह बात सुनकर उन लोगों ने बताया कि उन्होंने तो यह घर खरीदा है। उन्होंने उस घर के कागजात भी दिखाए और उन्हें बताया कि उन दोनों के नाम से पति पत्नी ने यह घर हमें बेचा है। उन्होंने उन कागज़ों पर जब उनके सिग्नेचर दिखाए तो वह दोनों चौंक गए और गुस्सा होकर अपने बेटे बहू के पास जाकर बोले, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पिताजी की आखिरी निशानी को बेचने की? मैंने तुम लोगों से पहले ही मना किया था ना
कि मुझे उस ज़मीन को नहीं बेचना है। इतने में ही उनकी बहू उन पर उल्टा चढ़ती हुई बोली, बुढ़े बुढ़िया, इतने दिन से तुम दोनों यहाँ रह रहे थे और पड़े पड़े अपने सारे शौक मौज पूरे कर रहे थे, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? अब तो तुम दोनों खेती बाड़ी भी नहीं करते जिससे कि हमारा कुछ खर्च चल सके, और यहाँ आकर तुम दोनों पड़ गए हो। अगर हमने तुम्हारा खर्च चलाने के लिए उस जमीन को बेच भी दिया तो क्या गलत किया? ऐसा कहकर वह अपने सास ससुर को नीली पीली आंखें दिखाने लगी। आज उसका यह रूप देखकर वह दोनों बहुत चौंक गए कि आज तो इसने मर्यादा ही लांघ दी है, और उनके बेटे के ही सामने उनकी बहू उन्हें इतनी बातें सुना रही है और उनका बेटा अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह रहा है। उसकी यह सब हरकत देखकर उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल ले जाने पर पता चला कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिनों बाद वह अपनी सास के साथ और ज़्यादा बदसलूकी करने लगी। हार कर उसने अपनी सास को घर से निकाल दिया और कहने लगी कि तुझ जैसी भिखारिन को घर में पालने से अच्छा है कि मैं घर में कुत्ता पाल लूं। कम से कम घर की चौकीदारी तो करेगा, तुझसे तो घर का कुछ काम होता ही नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपनी सास के कपड़े एक गठरिया में बांध दिए और उन्हें इस घर से निकालकर बाहर फेंक दिया, और ऊपर से उनके कपड़ों की बंधी हुई गठरिया उनके ऊपर फेंक दी। एक तो वह बुजुर्ग, दूसरा उनके पति का देहांत हो गया, और तीसरा उनके पास न रहने के लिए घर था और ना खाने के लिए खाना, और ना ही पैसे थे। उनके पास जो घर ज़मीन थी उसे उनके बहू बेटे पहले ही बेच चुके थे, जिसे सोचकर वह बहुत रोने लगी और कहने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। एक इकलौता बेटा ही तो था मेरा, उसने भी आज मेरा साथ अपनी बहू के कहने पर छोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? और ऐसा कहकर वह रोने लगी। उन्होंने देखा कि कुछ बुजुर्ग वहीं पर एक दुकान से कुछ सामान खरीदकर रोड पर घूम घूम कर बेच रहे हैं। उनके पास कुछ तो नहीं था, पर उनके पति के दी हुई कानों की बालियां थीं। उन्होंने उन्हें बेच दिया और उनसे थोड़ा सा सामान खरीद लिया। वह उस सामान को खरीदकर रेलवे स्टेशन के सामने बेचने लगी, और ऐसे ही उन्हें कुछ समय हो गया। कुछ दिन बीते और अब उनके पास कुछ पैसे भी थे। जो माल वह दुकान से खरीदती उसे 2-4 रुपए ज़्यादा में वह उस सामान को स्टेशन पर बेच दिया करती, जिससे जो पैसे बचते उससे वह खाना खा लिया करती और स्टेशन पर ही सो जाया करती। उनका समय कट रहा था और दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वह ऐसे ही कचरियाँ स्टेशन पर बेच रही थीं, उस दिन ट्रेन से उनका पोता ऋषि निकला। वह स्टेशन पर अपने माता पिता को इधर उधर देख रहा था कि उसके माता पिता उसे लेने के लिए स्टेशन पहुँचे भी हैं या नहीं। उसने एक बुजुर्ग महिला को कचरियाँ बेचते हुए देखा। उसने उनका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उसने उन्हें साइड से ही देखा और थोड़ा सा चेहरा उसकी नज़र पड़ा। वह उन्हें देखकर सोचने लगा कि यह तो मुझे मेरी दादी के जैसी लग रही हैं। लेकिन वह सोचने लगा कि दादी यहाँ क्या ही करेंगी, वह तो मम्मी पापा के साथ आराम से होंगी, या फिर दादा दादी गांव वाले घर में होंगे। मेरी दादी आखिर इस तरीके से स्टेशन पर कचरी क्यों बेचेंगी? ऐसा सोचकर वह उसे इग्नोर करता हुआ दूसरी तरफ जाने लगा कि तभी उसके पीछे से एक बच्चे ने जोर से आवाज़ दी उस बुजुर्ग महिला से कचरी लेने के लिए। वह उन्हें बुलाने लगा। जैसे ही ऋषि ने पीछे मुड़कर देखा तो वह देखता ही रह गया। उसके हाथ से सामान का बैग भी नीचे गिर गया। उसकी दादी को साफ से तो दिखाई नहीं दे रहा था,
ऋषि, क्योंकि उनसे वह बहुत दूर खड़ा था। वह बच्चा दौड़ता हुआ आया और कचरियां लेकर चला गया। ऋषि की दादी भी मुड़ी और दूसरी तरफ कचरियां बेचने लगीं। ऋषि अपनी दादी को देखकर उन्हें आवाज देने लगा। उसकी दादी को उसकी आवाज जानी पहचानी सी लगी। वह सोच रही थी कि आवाज तो मुझे ऋषि के जैसी लग रही है, लेकिन ऋषि यहाँ कहाँ से आया? वह तो बाहर शहर में पढ़ता है। और वह उस आवाज को नजरअंदाज करती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगी। तब ऋषि पीछे से भागता हुआ आया और अपनी दादी के गले लगकर रोने लगा। वह कहने लगा कि आप यहाँ यह सब काम क्यों कर रही हैं? क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आपको यह काम करना पड़ रहा है? जैसे ही उसकी दादी ने अपने पोते का चेहरा देखा तो वह उसे देखकर अपनी भावनाओं पर काबू न कर पाईं और भावुक होकर बहुत जोर जोर से रोने लगीं। उनके हाथ से कचरियों का सामान भी नीचे गिर गया और अपने पोते के चेहरे पर हाथ फिराती हुई बोली, ऋषि, तू आ गया। मुझे तेरे आने का बहुत समय से इंतज़ार था और मैं तुझे देखना चाहती थी। तेरे दादाजी तो तुझसे मिलने की उम्मीद करते करते ही इस दुनिया से चल बसे और मैंने तो सोचा था कि मैं भी तुझे मिले बिना ही इस दुनिया से परलोक सिधार जाऊंगी। पर मैं तुझे देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कम से कम अपने पोते को तो देख लिया। उनकी यह बात सुनकर ऋषि को बहुत अजीब लगा और वह बोला, दादाजी परलोक सिधार गए? मतलब? उसकी दादी बोली, अब तेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे ऋषि। ऋषि को बहुत सदमा सा लगा। वह कहने लगा, यह सब कैसे हो गया? और दादा दादी जी, इसके बारे में मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? फिर मुझे उनके बारे में किसी ने कॉल करके कुछ भी क्यों नहीं बताया? कम से कम मैं आखिरी समय में तो अपने दादाजी को देख ही सकता था। इतना तो हक था ना मुझे दादी। ऐसा कहकर वह अपनी दादी के गले लगकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी दादी बोली, हाँ बेटा, तेरा हक था, लेकिन तेरे माता पिता ने ही तुझे ये हक छीन लिया। उन दोनों को रश्मि और रोहन भी देख रहे थे और वह अपने किए हुए पर शर्मिंदा भी होने लगे कि जब उनके बेटे को उनकी की हुई करतूत के बारे में पता चलेगा कि उन्होंने अपने ही सास ससुर के साथ कैसा बर्ताव किया है, तो उस पर क्या ही बीतेगी। क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानते थे कि उनका बेटा अपने दादा दादी से कितना ज़्यादा प्यार करता है और वह उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब ऋषि ने अपनी दादी के मुंह से सारी बात सुनी, उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन साथ साथ उसे यह भी पता था कि उसकी दादी झूठ नहीं बोलती हैं और उनकी इतनी बुरी हालत देखकर वह उस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। उसने जैसे ही मुड़कर अपने माता पिता को देखा तो वह गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया हो। उसकी आंखें एकदम से लाल हो गईं। उसके माता पिता उसका यह रूप देखकर बहुत ज़्यादा डर गए और अपने बेटे को समझाते हुए बोले, तू घर तो चल हमारे साथ, हम तुझे घर चलकर सारी बात समझा देंगे। उसने अपने पिता का हाथ झटकते हुए कहा, कौन सा घर? कैसा घर? आपने जिस दिन मेरे दादा दादी को उस घर से निकाला था, आपको उस दिन याद नहीं आया था क्या कि यह घर आप लोगों से पहले उनका है और आपने उन्हीं को उनके घर से बड़े आराम से बाहर कर दिया और मेरे दादाजी के पिताजी की आखिरी निशानी को भी आपने नहीं छोड़ा। पैसों के लालच के चलते हुए आपने उसे भी बेच दिया। आपको जब रिश्तों की कोई मर्यादा ही नहीं है तो आप मेरे आगे इस तरीके से नाटक क्यों कर रहे हैं, जैसे आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप मेरे बिना नहीं जी सकते। तभी उसके माता पिता बोले,
हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हम तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तेरे बिना हमारा है ही कौन। उसकी यह बातें सुनकर उनका बेटा ऋषि बोला, जैसे आप मेरे माता पिता हैं, वैसे ही यह आपके भी माता पिता थे, और जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं, वैसे ही आपके माता पिता आपसे भी प्यार करते थे। तो आप ही मुझे बताइए, जो आपने इन लोगों के साथ किया है, अब मेरा भी तो हक बनता है कि मैं आप लोगों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करूं। ऐसा कहकर उनका हाथ झटक कर अपनी दादी को अपने साथ ले गया। उसने अपने दादा का घर दोबारा से खरीदा और अपनी दादी के साथ उस घर में रहने लगा। कुछ समय बीता, उसके माता पिता अपने बेटे के बिना नहीं रह पा रहे थे। अब उनका भी बुढ़ापे का शरीर होता जा रहा था, क्योंकि उनका बेटा अब उनके साथ नहीं रहता था। तो उन्हें इस बात का एहसास होने लगा, जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता को अलग गांव में छोड़ रखा था और जो बर्ताव उसने अपने सास ससुर के साथ किया था, उस पर भी वह बहुत शर्मिंदा होने लगे। अपने गांव वाले घर में जाकर उन्होंने अपने बेटे और अपनी सास से माफ़ी मांगी और अपने सारे किए हुए गुनाहों को सोचकर बहुत दुखी हुए और कहने लगे, हमें माफ़ कर दो। हमने जो भी किया आपके साथ बहुत गलत किया। उस गलती की कोई माफ़ी तो नहीं है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमें माफ़ कर दें और हमारे साथ हमारे घर चलकर रहें। और हमारा बेटा ऋषि हमसे इतने समय तक दूर रहा है। हमें हमारे कर्मों की सज़ा तो वैसे ही मिल चुकी है। हमें माफ़ कर दो और आप लोग अब हमारे साथ अपने घर में चलकर रहो। उसकी यह बात सुनकर उनकी सास का तो मन पिघल गया, लेकिन उसका बेटा ऋषि अभी उन लोगों से उतना ही नाराज़ था जितना पहले, क्योंकि वह अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था और उन्हीं की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। वह उनकी मौत का दोषी उन्हीं दोनों को मानता था, जो कि कहीं न कहीं ठीक भी था। उन्हीं की वजह से तो आज ऋषि के दादाजी उसके साथ नहीं थे। वह यह सब भूल नहीं पा रहा था। तब उसकी दादी ने उसे बहुत प्यार से समझाया और अपने बेटे बहू से कहा कि मैं इसे समझाकर कुछ दिनों में वापस ले आऊंगी। तब तक तुम दोनों अपने घर वापस चले जाओ। उनकी यह बात सुनकर वह दोनों चुपचाप शांति से अपने घर वापस चले गए। अब ऋषि की दादी ने उसे बहुत समझाया और ऋषि को अपनी बातों में उलझा लिया। अब ऋषि भी उनकी बातों में आकर अपने घर वापस रहने के लिए आ गया। अब वह अपने माता पिता के साथ फिर से पहले जैसा रहने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह अपने माता पिता के साथ पहले की तरह नहीं रह पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं रह रह कर उसे अपने दादा दादी की बातें याद आती हैं और साथ ही यह भी कि उसके माँ बाप ने क्या किया, जिसकी वजह से वह उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सका और ना ही आने वाले जीवन में कभी कर सकेगा। वह अपने माता पिता के साथ एक घर में छत के नीचे तो रहता है, लेकिन वह उनसे पहले की तरह ना ही बात करता है और ना ही प्यार। वह अपनी दादी के साथ बहुत खुशी खुशी उस घर में रह रहा है और उसके माता पिता उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन उनका बेटा उन्हें माफ़ करके पहले की तरह उन्हें अपना ले। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ।